वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2009 की कॉमेडी रिलीज रोमांस वाली मूवी। तो कहानी की शुरुआत में एंड्रयू नाम का बंदा कॉफी शॉप में जाता है जहां लंबी लाइन लगी होती है, मगर कॉफी शॉप वाली एंड्रयू को पहचानती है तो वो लाइन को होल्ड पे डालकर एंड्रयू को पहले कॉफी दे देती है। एंड्रयू कहता है थैंक यू सो मच, तुमने तो आज मेरी जान ही बचा ली। मैं वैसे ही लेट हूँ काम पे जाने के लिए, थैंक्स। फिर वो भागते हुए रिक एंड हंट पब्लिशिंग ऑफिस जाता है जहां वो एक स्टाफ से टकरा जाता है और कॉफी छलक जाती है जिससे एंड्रयू का सारा शर्ट गंदा हो जाता है। इसलिए वो दूसरे स्टाफ से उसका शर्ट उतरवा लेता है और फिर जैसे ऑफिस में बॉस की एंट्री होती है तो सामने बैठी एम्प्लॉय बाकी सभी को मैसेज सेंड कर देती है कि बॉस आ गई है। जिससे होता ही है दोस्तों कि वो लोग कुछ भी कर रहे होते हैं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर काम में जुट जाते हैं डर के मारे। और फिर हमें पता चलता है कि एंड्रयू की बॉस का नाम मैरी है और एंड्रयू मैरी का पीए है। ऑफिस में मैरी के एंटर करते ही एंड्रयू कहता है गुड मॉर्निंग बॉस, 30 मिनट में आपकी कॉन्फ्रेंस है स्प्रिंग बुक की मार्केटिंग के रिगार्डिंग। स्टाफ मीटिंग 9 बजे है और आपके इमिग्रेशन लॉयर का भी कॉल आया था। तो इस तरह से इनके बीच थोड़ी सी लेकिन काम की बातचीत होती है और फिर एंड्रयू जाने लग जाता है। तो टेबल पर उसने अपनी बॉस के लिए कॉफी रख दी होती है। दरअसल उसने एक नहीं दोस्तों बल्कि 2 कॉफी ली थी, एक अपने लिए और एक अपनी प्यारी बॉस के लिए। पर अभी उसकी बॉस उसको टोकते हुए कहती है कि ये जूलियन कौन है, वो क्यों चाहती है कि मैं उसे कॉल करूं बताओ। उसने अपना फोन नंबर भी दिया है, जिससे एंड्रयू को ऑकवर्ड फील होता है और वो समझ जाता है कि जूलियन वही कॉफी शॉप पे काम करने वाली लड़की है जो कि भीड़ होने के बावजूद सबसे पहले मुझे कॉफी देती है। फिर भी दोस्तों एंड्रयू सच्चाई बता देता है कि ये दरअसल मेरा कप था, आपके लिए जो कॉफी मैं लेकर आया था वो रास्ते में गिर गई थी। तो मैरी उस कॉफी की एक सिप ले लेती है और कहती है अच्छा तो तुम बिना चीनी के सिनेमन वाली लाइट सोए लेट्स पीते हो। वो कहते हैं हाँ। दोस्तों दरअसल मैरी और एंड्रयू दोनों सेम ही कॉफी पीना पसंद करते थे और ये बात मैरी को आज पता चलती है। इसके बाद मैरी जाती है अपने बॉब नाम के एक स्टाफ के केबिन में और उसे कहती है कि मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने तुमसे कई बार कहा कि फ्रैंक से ओपरा करवाओ पर तुमने नहीं करवाया। तो बॉब कहता है कि मैंने भी आपको कई बार समझाया था कि फ्रैंक ने पिछले 20 साल में कोई इंटरव्यू नहीं दी है तो वो नहीं मानेगा, कहा था ना मैंने। तो मैरी कहती है पर मैंने तो जब फ्रैंक से कॉल पे बात की वो तुरंत राजी हो गया और तुमने मेरी बात मानते हुए फ्रैंक को एक कॉल तक नहीं किया था और हमेशा कह रहे थे कि उसने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त देती हूँ न्यू जॉब ढूंढने के लिए और फिर यहाँ के स्टाफ को बताने के लिए कि तुमने खुद ही रिजाइन दिया है। वो क्या है ना कि मेरी इमेज ऑफिस में वैसी ही खराब है, तुम्हें फायर करने से मैं अपनी बदनामी नहीं करना चाहती, समझे। पर दोस्तों बॉब मैरी के इस डर का फायदा उठाते हुए केबिन से बाहर निकलकर सारे स्टाफ के सामने मैरी को खूब भला बुरा कहता है कि मुझे इसलिए काम से निकाल रही हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है मुझसे ना, तुम्हें डर है कि कहीं बोर्ड को मेरा काम पसंद ना आ जाए और वो मुझे बॉस ना बना दे। तुम्हारी जैसी हरकत है ना कोई तुमसे प्यार भी नहीं करेगा। इस तरह वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। उसके बाद मैरी कहती हो गया तुम्हारा, और मैं तुम्हें काम से इसलिए नहीं निकाल रही कि मैं तुमसे डरती हूँ बल्कि तुम एक आलसी और बेकार स्टाफ हो इसलिए निकाल रही हूँ जिसका सारा टाइम अपनी वाइफ को चीट करने में निकल जाता है। इसलिए तुम ना अपनी वाइफ पे ध्यान देते हो और ना ही काम पे। अब अगर तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला और इस ऑफिस से बाहर चल कर नहीं गए तो गार्ड्स उठाकर फेंक देंगे बाहर और सोचो तुम्हारी वीडियो बनाएगा एंड्रयू और फिर यूट्यूब पे डाल देगा, समझे। इसके बाद मैरी एंड्रयू को इस वीकेंड पे एक नया काम सौंप देती है जो कि पहले बॉब किया करता था पर अब तो उसको निकाल दिया गया है। तो जब तक उसकी जगह पे दूसरा बंदा नहीं आ जाता तब तक उसका काम एंड्रयू को संभालना होगा। तो एंड्रयू बताता है कि इस वीकेंड पे तो मेरी ग्रैनी का 90 बर्थडे है और मुझे उनके पास जाना था, पर कोई नहीं, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं कर दूंगा। फिर वो यही बात कॉल करके अपनी मॉम को बताता है तो उसकी मॉम कहती है तुम एक काम करो बेटा, जॉब ही छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी बॉस इंसान नहीं है और ना ही वो तुम्हें इंसान समझती है। जब देखो तब देखो काम काम काम, इसके अलावा इंसान की लाइफ नहीं होती क्या। एंड्रयू दोस्तों किसी तरह समझा बुझा कर फोन रख देता है और मैरी भी समझ जाती है कि एंड्रयू के घर वाले मुझे जरा भी पसंद नहीं करते। इसके बाद मैरी को उसके बॉस अपने ऑफिस में बुलाते हैं जो कि मैरी के काम से खुश तो होते हैं मगर मैरी यहाँ की नागरिक नहीं है, ये दिक्कत है। वो वर्किंग वीजा पे यहाँ पे रह रही होती है और उसने वीजा रिन्यू के लिए जो एप्लीकेशन भेजा था वो भी डिक्लाइन हो चुका है। इसलिए मैरी के बॉस कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा। हम वीजा के लिए दोबारा अप्लाई तो कर सकते हैं मगर उसके लिए तुम्हें अपनी कंट्री में वापस जाकर कम से कम 1 साल तक रहना होगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पर आ सकती हो। और तब मैरी कहती है ये सब सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा पर मैं वीडियो कॉल पे सारा कुछ मैनेज कर सकती हूँ। तब उसके बॉस बताते हैं कि देखो बात को समझो, अगर तुम डिपोर्ट कर दी जाती हो तो तुम किसी भी अमेरिकन कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती। तुम्हें इस मैटर को पहले ही सीरियसली लेना चाहिए था और अपना पेपर वर्क सही से कराना चाहिए था। अब देखो बात आगे निकल चुकी है, इसलिए जब तक ये सब रिजॉल्व नहीं हो जाता मैं बॉब को सारी जिम्मेदारियां दे रहा हूँ संभालने के लिए। मैरी तो चौंक जाती है दोस्तों इस पे और कहती है पर उसे तो मैंने अभी काम से निकाल दिया है। पर उसके बॉस कहते हैं कि नहीं, हम अभी उसको नहीं निकाल सकते, हमें एडिटर इन चीफ की सख्त जरूरत है और बॉब इकलौता एम्प्लॉय है इस ऑफिस में तुम्हारे बाद जिसे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तभी एंड्रयू आता है और मैरी को बताता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है आपके लिए। मैंने उन्हें बताया
कहता है कि आप बिजी हैं बॉस के साथ पर नहीं मान रहे। और तब मैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एंड्रयू को अंदर बुलाती है और अपने बॉसेस के सामने ऐलान करती है कि हम शादी करने वाले हैं। एंड्रयू को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही है, पर क्योंकि वो उसकी बॉस है तो बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता चला जाता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि मैरी अपने बॉसेस को अपनी और एंड्रयू की फेक लव स्टोरी सुनाती है और कहती है कि हम शादी करने वाले हैं। तो उसके बॉस कहते हैं कि जल्दी कर लो। दरअसल दोस्तों ये सब मैरी की चाल है यहाँ रुकने की। वो एंड्रयू से शादी करके ग्रीन कार्ड पाना चाहती है, यानी अमेरिका की नागरिकता पाना चाहती है। एंड्रयू यहाँ का नागरिक तो है ही, उससे शादी करने के बाद मैरी भी यहीं लाइफ टाइम बन जाएगी बिना वीजा के। और फिर उड़ते उड़ाते इनकी शादी की खबर बाकी के स्टाफ्स को भी चली जाती है और वो एंड्रयू का खूब मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा हिटलर से शादी करनी है तुम्हें और कोई नहीं मिला क्या? अरे इससे शादी करके लाइफ जानू बनाओगे क्या? रात में भी बेड पे ये लोग काम ही करते रहेंगे बताओ। एंड्रयू दोस्तों इस तरह की बातें सुनकर हो जाता है परेशान और मैरी से कह देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। तो मैरी कहती है यही बिल्कुल सही है, इसमें ही हम दोनों की भलाई है, क्योंकि अगर मैं मर गई तो दूसरे सेकंड ही बॉब तुम्हें भी निकाल देगा, जो कि तुम नहीं चाहोगे। तो मेरी बात मानो, मुझसे शादी करो, डोंट वरी, हम जल्दी डिवोर्स ले लेंगे, फिर हम आराम से इस ऑफिस में बिना किसी रोक टोक के आराम से रहेंगे। फिर दोस्तों अगले दिन दोनों इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं वीजा फाइल करने के लिए। वहाँ उनको मिस्टर गिलबर्ट मिलते हैं जो कहते हैं कि एक बात बताइए, आप लोग सच में प्यार करते हो या फिर शादी करने का नाटक कर रहे हो? फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ताकि मिस मैरी को डिपोर्ट ना किया जाए और वो अपनी एडिटर इन चीफ की पोजीशन को खो ना दे। सुनते ही मैरी समझ जाती है कि जरूर गिलबर्ट का किसी ने कान भरा है यहाँ पे। तो वो कहती है कि देखिए आपको ये सारी बातें जरूर बॉब ने कही होगी। दरअसल वो हमारे ऑफिस में पहले काम करता था और मैंने ही उसको काम से निकाला, इसलिए वो मुझसे बदला लेना चाहता है और ये सारी चीजें कर रहा है। तो गिलबर्ट कहता है अच्छा ठीक है, पर वीजा के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आप दोनों का अलग अलग कमरों में इंटरव्यू लिया जाएगा। हम आपसे कुछ छोटी मोटी बातें पूछेंगे ये जानने के लिए कि क्या सच में आप दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं। और इस तरह की बातें अक्सर रियल कपल को ही एक दूसरे के बारे में पता होती हैं। सेकंड स्टेप होगा कि हम आप दोनों का फोन चेक करेंगे। हम आपके पड़ोसी और कोवर्कर से पूछताछ करेंगे। अगर तुम दोनों ये टेस्ट में पास नहीं होते तो मिस मैरी आपको तो फौरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा और मिस्टर एंड्रयू आपको $2,50,000 का फाइन भरना पड़ेगा, साथ ही 5 साल की जेल में सजा। एंड्रयू तो घबरा जाता है और मिस्टर गिलबर्ट से कहता है कि देखिए बात दरअसल कुछ ऐसी है कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, हमें प्यार में नहीं पड़ना था, पर साथ में काम करते करते हमें खुद भी पता नहीं चला कि कब प्यार हो गया, इसलिए हमने फैसला किया कि अपनी डेटिंग वाली बात सभी से छिपा कर रखेंगे। वैसे भी प्रमोशंस का सीजन आने वाला है और मैंने बड़ी मेहनत से काम किया था प्रमोशंस पाने के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी डेटिंग लाइफ की वजह से मेरा प्रमोशन रोक दिया जाए या फिर कोई ये कहे कि ये तो अपने बॉस के साथ इन्वॉल्व है इसलिए इसको प्रमोशन मिला, बस इसलिए औरों को नहीं पता हमारे बारे में। तो मिस्टर गिलबर्ट कहता है कि आपने अपनी ये लुका छुपी प्यार वाली बातें अपनी फैमिली को तो बताया होगा ना। मैरी कहती मैं तो अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची थी और मेरे पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, मगर हाँ एंड्रयू की अच्छी खासी फैमिली है। इस वीकेंड तो ग्रैनी 90 साल की होने वाली है और हम पूरी फैमिली के साथ अपने रिश्ते के बारे में उनको बताने वाले हैं। जिसपे गिलबर्ट ये पूछ बैठता है कि वैसे आपके होने वाले ससुराल है कहाँ पे? तो मैरी फट से ये कहती है मैं अकेले ही बड़बड़ किए जा रही हूँ, एंड्रयू तुम भी तो कुछ बोलो। तो वो बताता है कि मेरी फैमिली सिटी का अलास्का में रहती है। इसके बाद गिलबर्ट कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं तुम दोनों से इस मंडे 11 बजे मिलता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे ये दोनों इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर निकलते हैं ना, एंड्रयू तो अपने नखरे दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि देखो अगर हम ये टेस्ट पास नहीं कर पाए तो मुझे 5 साल की जेल की सजा होगी और इतना सारा जुर्माना भी। देखो इस काम में रिस्क बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे इसके बदले एडिटर की पोस्ट चाहिए होगी और साथ ही मैंने जो अपनी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट दी है उसे अप्रूव करना होगा और मेरी बुक की 25,000 कॉपीज प्रिंट करनी होगी। मुसीबत में तो दोस्तों गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है, इसलिए मैरी उसकी सारी बातें मान लेती है। इसके बाद एंड्रयू कहता है कि ठीक है अब अच्छे से मुझे शादी के लिए प्रपोज करो। तो मैरी कह देती है विल यू मैरी मी? पर एंड्रयू कहता है ऐसे नहीं, नील डाउन होकर। मैरी उसको लुक देती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मैंने इस वक्त हीट्स और स्कर्ट पहन के रखा हुआ है, भला मैं नील डाउन कैसे होंगी? मगर एंड्रयू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या था दोस्तों, मैरी को उसकी बात मानकर नील डाउन होकर स्वीटली शादी के लिए प्रपोज करना ही पड़ता है। इसके बाद वो एक्सपेक्ट करती है कि कम से कम ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाएगा तो सही, पर वो कहता है एयरपोर्ट पे मिलते हैं और चला जाता है वहां से। अगले सीन में हम इन दोनों को एयरप्लेन पे देखते हैं जहाँ ये एक बुक पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इमिग्रेशन वाले क्या क्या सवाल करते हैं, जिसको पढ़कर एंड्रयू कहता है कि इसमें से ज्यादातर सवाल के जवाब तो मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सही दे सकता हूँ, पर मुझे पक्का पता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है मुझे अच्छे से जानने के लिए। फिर ये दोनों जब एंड्रयू के टाउन पहुंच जाते हैं तो एयरपोर्ट पर ही एंड्रयू की मॉम और ग्रैनी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एंड्रयू भागकर उनसे गले मिलता है। ग्रैनी कहती है जरा लड़की को भी तो देखने दो,
पर जब वो मैरी को देखती है तो डिसअपॉइंट हो जाती है दोस्तों, और कहती है ये लड़की नहीं बल्कि औरत है। और फिर एंड्रयू उन्हें मैरी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ग्रैनी मजे मजे से उनकी इंसल्ट कर देती है कि तुम्हारा नाम तो मैरी की जगह शैतान की बीवी होना चाहिए, ये मेरे पोते को इतना परेशान करती हो है। फिर जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो मैरी रास्ते में बहुत शॉप्स देखती है। उनमें एक शॉप होती है जिसका नाम है पैक्सटन। वो नोटिस करती है कि एंड्रयू ने जो बैग लिया है वो भी पैक्सटन का है और एंड्रयू का सरनेम भी पैक्सटन ही है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारे टाउन में तुम लोगों को इतना बड़ा बिजनेस है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। इसके बाद ये लोग हार्बर पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें बोट से आइलैंड पे जाना होता है जहां एंड्रयू का घर है। बोट पे जाने के लिए लंबी सीढ़ी से नीचे उतरना होता है। एंड्रयू, उसकी मॉम और बूढ़ी ग्रैनी भी फटाफट उतर जाते हैं, मगर मैरी को उतरने में सदियों लग जाते हैं। इसके बाद जब वो एंड्रयू का घर देखती है तो चौंक जाती है दोस्तों और कहती है ये घर तुम्हारा, ये तो कोई बंगलो है। फिर वो एंड्रयू को सुनाने लग जाती है कि तुम इतने अमीर हो तो तुमने बताया नहीं पहले। वो कहता है कि मैं कहाँ अमीर हूँ, ये तो मेरे पेरेंट्स का है, मेरा कुछ नहीं है। फिर वो कहता है कि 2 साल से मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, अपने बारे में बताने का वक्त नहीं मिला ना, इसीलिए। तो घर पे जाते ही ये लोग देखते हैं एंड्रयू के आने की खुशी में ग्रैनी ने घर पे एक शानदार पार्टी दी है जिसमें एंड्रयू की एक्स गर्लफ्रेंड जेनी भी आई होती है। घर पे नौकर चाकर सब होते हैं। घर अंदर से देखने में दोस्तों काफी सुंदर होता है, जिससे मैरी बड़ी इंप्रेस हो जाती है कि वाह, मैंने नहीं सोचा था कि ये तो ऐसा होगा। इसके बाद एंड्रयू सभी के सामने अनाउंस करता है कि पिछले 1 साल से मैं और मैरी एंगेज्ड हैं और हम जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं। हालांकि एंड्रयू के डैड उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, पर कोई नहीं। इसके बाद ग्रैनी इनसे पूछती है कि तुमने किसको प्रपोज किया, कैसे किया, बताओ जरा। तो सारे गेस्ट भी ये सुनने को तैयार होते हैं और एंड्रयू और मैरी तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तो एंड्रयू कहता है कि देखिए भाई लोगों, कहानी सुनाने में तो मैरी एक्सपर्ट है, वो ही सुनाएगी। पर दोस्तों फिर वो कुछ अपने मन से बनाकर क्यूट सी स्टोरी सुना रही होती है कि पता है एंड्रयू ने मेरे लिए क्यूट सा बॉक्स बनाया था अपने हाथों से, उसमें ढेर सारे रंग बिरंगे पेपर से हार्ट शेप बनाया था अपने हाथों से। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी उसको ज्यादा अच्छी नहीं लगती क्योंकि इससे सबके सामने उसकी एक सॉफ्ट मैन की इमेज बन रही थी। तो वो बीच में इंटरफेयर करता है और कहानी को थोड़ा मैस्कुलिन मोड़ देता है कि उस बॉक्स में रिंग नहीं थे बल्कि एक लेटर था जिसमें मैंने होटल का नाम और एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था। साथ ही बेडरूम में मैरी के लिए एक सेक्सी सी ड्रेस भी रखी हुई थी जिसे पहनकर वो मेरे होटल रूम में आई और फिर मैरी बोलना शुरू करती है। और वहां मैंने देखा कि एंड्रयू की आंखों में आंसू थे। उसने फिर रोते रोते मुझे अपने दिल का हाल बताया और मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन एंड्रयू को ये आखिरी वाली बात भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि इसने तो मेरी इमेज फिर खराब कर दी। पर बाकी लोग इस स्टोरी पे यकीन कर लेते हैं और इन्हें किस करने को कहते हैं। तो एंड्रयू झिझकते हुए मैरी के हाथ पे किस करता है, पर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं लिप किस करो। तो एंड्रयू डर जाता है पर हल्की सी किस कर ही लेता है, पर इससे भी लोग नहीं मानते। ग्रैनी कहती है ये क्या कर रहे हो एंड्रयू, एक असली मर्द की तरह किस करो ना, पूरा डोमिनेशन दिखाओ, आखिर ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। जिसके बाद मजबूरन इनको एक पैशनेट लंबी किस करनी पड़ती है और मैरी भी कुछ कह नहीं पाती। फिर इनको सोने के लिए कमरा दिया जाता है। कमरा तो बहुत ही सुंदर होता है मगर ये दोनों साथ में सो नहीं सकते, इसीलिए रात में एंड्रयू जमीन पे सो जाता है और मैरी को बेड पे सोने देता है। पर सुबह सूरज की किरणों से उसकी आंख खुल जाती है और वो कंप्लेन करने लगती है। तो एंड्रयू एक रिमोट का बटन दबाता है जिससे विंडो पे कर्टेन्स अपने आप लग जाते हैं। कुछ देर के बाद फ्रैंक का कॉल आता है मैरी को, जिससे बात करने के लिए मैरी घर से बाहर निकल जाती है क्योंकि अंदर फोन में नेटवर्क नहीं होता। मगर घर का दरवाजा बंद करना भूल जाती है वो, इसलिए मैरी के पीछे पीछे घर का छोटू सा डॉग भी निकल जाता है और ईगल उसको अपने पंजे में दबोच कर ले जाने लग जाता है। मगर मैरी ईगल को शू शू करके भगाने लग जाती है। इसके बाद वो ईगल मैरी के हाथ से उसका फोन छीन कर भाग जाता है। तो मैरी भी खुद में कहती है एक काम करो, इस डॉग को लेकर चले जाओ, मुझे फोन चाहिए, मेरा काफी इंपॉर्टेंट कॉल आते हैं उसमें। और दोस्तों इस वक्त एंड्रयू, उसकी मॉम और ग्रैनी बालकनी से मैरी को देखते हैं और उन्हें लगता है कि मैरी कितनी अच्छी है, वो डॉगी के साथ खेल रही है, बताओ। फिर वो एंड्रयू से कहती है कि जाओ जाकर मैरी को रेडी होने को कहो, हमें उसको सरप्राइज देना है। तो एंड्रयू जाता है मैरी के पास और उसे जब वो फोन वाली बात पता चलती है तो एंड्रयू भी कहता है परेशान मत हो, हम कल ही शहर जाएंगे और वहां से तुम्हारे लिए सेम फोन और सेम नंबर ले लेंगे, ओके। फिलहाल तुम रेडी होकर जाओ क्योंकि मॉम और ग्रैनी तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं घुमाने के लिए। पर वो जाना ही नहीं चाहती दोस्तों। तो एंड्रयू उसको जबरदस्ती हक करता है और कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा वरना मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद एंड्रयू को उसके डैड बुलाते हैं और अपनी इच्छा बताते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं तुम्हारी मॉम के साथ मिलकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको संभालो। न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हो तुम, वहाँ क्या रखा हुआ है तुम्हारे लिए। तो एंड्रयू कहता है कि डैड हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, मुझे बिजनेस वगैरह नहीं करना, मैं वहाँ आराम से ऑफिस में बैठकर बुक्स पढ़ने में खुश हूँ। दूसरी ओर मैरी को एंड्रयू की मॉम और ग्रैनी लेकर जाती हैं दोस्तों एक ऐसे बार में जहाँ पे एक मस्कुलर आदमी बिल्कुल कम कपड़ों में डांस कर रहा होता है और ये खास औरतों के लिए होता है, मतलब ये बार खास औरतों के लिए है। ग्रैनी उस आदमी से कहकर मैरी को सीड्यूस करने को कहती है
और ये सब इनके लिए नॉर्मल बात होती है, मगर मैरी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो जब यहाँ से जाती है तो दूर से ही ये लोग देखते हैं कि एंड्रयू गुस्से में पेड़ काट रहा है। घर के अंदर आने पे एंड्रयू की मॉम अपने हस्बैंड से बहस करने लग जाती है कि अब आपने एंड्रयू से क्या कह दिया कि वो इतने गुस्से में लकड़ी काट रहा है। एक तो वो इतने सालों के बाद घर आया और आपने उसका मूड ऑफ कर दिया, बताओ अगली बार पता नहीं कब आएगा वो। इनका फैमिली ड्रामा देखकर मैरी तो साइड होना ही बेहतर समझती है। वो चली जाती है शावर लेने के लिए, मगर वो टॉवल ले जाना भूल गई होती है। कुछ देर में एंड्रयू भी पसीने से तरबतर होकर आता है और बालकनी में जाकर कपड़े उतारने लगता है। उसने कान में ईयरफोन लगा रखे होते हैं जिसमें वो गाना सुनता है, इसलिए उसे मैरी की आवाज नहीं आती जो कि वॉशरूम से बाहर निकल रही होती है टॉवल लेने के लिए। पर घर का छोटू सा डॉग उसको तंग करने लगता है। उससे बचने के लिए मैरी भागती है और जाकर सीधा एंड्रयू से टकरा जाती है। दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के होते हैं और वो भी एक दूसरे के ऊपर, जिससे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके साइड हो जाते हैं। मैरी खुद को चादर से कवर करती है और वो भी जल्दी से कपड़े पहन लेता है। फिर रात में दोनों काफी ऑकवर्ड फील करते हैं, इसलिए माहौल को थोड़ा नॉर्मल बनाने के लिए मैरी एंड्रयू को अपने बारे में बताती है, मतलब अपने बचपन के बारे में, अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में, और ये भी कि उसने लास्ट 2 साल से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया काम के प्रेशर की वजह से। और जिस दिन बॉब ने ऑफिस में सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी तो वो कैसे बाथरूम में 2 घंटे तक रोई, सब बताती है। और इस तरह बताते बताते दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह एंड्रयू की मॉम दरवाजा नॉक करती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। मैरी जल्दी से उठती है और एंड्रयू को भी उठाती है, फिर उसे बेड पे बुलाती है ताकि एंड्रयू की मॉम को पता ना चले कि ये लोग साथ नहीं सोते। ये दोनों एक दूसरे को हग करते जाते हैं और फिर मॉम को अंदर आने की परमिशन देते हैं। फिर एंड्रयू की मॉम एंड डैड अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम दोनों वैसे भी शादी करने वाले हो, तो हम चाहते हैं कि तुम यहीं शादी कर लो हमारे सामने, जिससे ग्रैनी भी अपनी आंखों के सामने तुम्हारी शादी देख लेगी। एंड्रयू और मैरी तो घबरा जाते हैं कि अब क्या करें और कहते हैं कल तो ग्रैनी का 90वां बर्थडे है ना, हम उसे खराब नहीं करना चाहते। पर तभी ग्रैनी भी एंट्री लेती है और कहती बेकार की बातें मत करो, ये मेरे 89th बर्थडे की पार्टी है और अब वैसे भी मेरा मन इन सभी से भर चुका है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते की शादी मेरी आंखों के सामने हो, वो भी हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से। अब तो दोस्तों एंड्रयू और मैरी को हाँ करना ही पड़ता है क्योंकि ग्रैनी बिल्कुल सेंटी हो रही होती है। पर उन लोगों के बेडरूम से चले जाने के बाद एंड्रयू काफी गिल्टी फील करने लगता है। वो कहता है कि मेरी फैमिली कितनी एक्साइटेड है हमारी शादी के लिए, अगर उन्हें किसी तरह ये पता चल गया ना कि हम सब नाटक कर रहे हैं तो मेरी मॉम तो टूट जाएंगी, ग्रैनी को हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरे डैड का तो सर शर्म से झुक जाएगा। तब मैरी एंड्रयू को संभालती है ये कहते हुए कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर खुद उसका दिल बड़ा घबरा रहा होता है। इसलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए जंगल में चली जाती है जहाँ उसको दिखती है ग्रैनी जो कि मदर नेचर को थैंक कर रही होती है ये खुशी देने के लिए। वो मैरी को भी ज्वाइन करने को कहती है और कहती है कि तुम्हारे दिल में जो भी आ रहा है मदर नेचर से कहो और नाचो खूब एंजॉय करके। जब वो खुलकर नाचने लगती है तभी वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है और बताता है कि तुम्हारा फोन ऑर्डर किया था मैंने, वो आ गया है, चलो शहर से ले आते हैं। दोनों बोट से शहर जाते हैं पैक्सटन चैनल स्टोर में, जहाँ मैरी को दोस्तों वही बार वाला डांसर मिल जाता है जिसने अपने नंगे नाच से मैरी को ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया था। पर भगवान का शुक्र है कि वो अभी कपड़े वगैरह पूरे पहना होता है। मैरी उससे दूरी बनाई जाती है, पर फिर जब ये लोग फोन वगैरह ले लेते हैं तभी मॉम और ग्रैनी आ जाते हैं, मैरी को अपने साथ थोड़ी देर के लिए लेकर जाते हैं। दरअसल ग्रैनी उसको अपने ब्यूटीक शॉप में लेकर जाती है। वहाँ वो मैरी को अपनी माँ के हाथों की बनी हुई वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाती है जो कि मैरी को बड़ा लूज हो रहा होता है। तो ग्रैनी उसका नाप लेती है और कहाँ कहाँ से टाइट करना है सब देखती है। इसके बाद वो मैरी को अपना खानदानी लॉकेट देती है जो कि उनकी फैमिली में 150 सालों से है। अब मैरी वो लेने से मना कर रही होती है पर ग्रैनी उसको डांटते हुए कहती है बड़ों की दी हुई चीज को मना नहीं करते। ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपनी चीजें देना पसंद करते हैं बेटा, इससे उन्हें लगता है कि अगर हम मर भी गए तो चीजें जिंदा रहेंगी यादों के तौर पर, जिससे मैरी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। उसे बुरा भी लग रहा होता है कि हम लोग इनके साथ कितना गलत कर रहे हैं झूठ बोल के, इसलिए वो परेशान होकर बैठ जाती है बोट पे एंड्रयू के पहले ही और उसका इंतजार करती है। मैरी बहुत ही फास्ट बोट चलाती है दोस्तों और दूर निकल जाती है। एंड्रयू उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो वो बताती है देखो जब मैं 16 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए, तब से मैं अकेली ही रही हूँ। मैं भूल गई थी कि एक लविंग फैमिली क्या होता है और यहाँ मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है। अगर उनको सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा, उनका दिल तो टूट जाएगा ना। इतने में एंड्रयू बोट को हैंडल करने लग जाता है और मैरी को रिलैक्स करने को कहता है, पर वो रिलैक्स करने के बजाय बोट से पानी में ही गिर जाती है। फिर किसी तरह एंड्रयू उसको वापस बोट पे लेकर आ जाता है और फिर घर पहुंचता है जहां एंड्रयू के डैड कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वो दोस्तों इनको घर के पीछे साइड वाले रूम में लेकर जाते हैं जहां मिस्टर गिलबर्ट आए होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना मैं असलियत का पता लगा के रहूंगा, अभी भी तुम्हारे पास मौका है एंड्रयू, तुम सच्चाई एक्सेप्ट कर लो।
तुम्हारे डैड की वजह से मैं तुम्हें जेल में जाने से बचा लूंगा, सिर्फ मैरी को डिपोर्ट किया जाएगा। एंड्रयू कहता है क्या बकवास है ये, मैं सच में मैरी से प्यार करता हूँ और कल हमारी शादी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना बस। तो गिलबर्ट कहता है कि ठीक है, फिर शादी मैं देख कर ही जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों एंड्रयू और मैरी को आज की रात अलग अलग कमरों में सुला दिया जाता है क्योंकि कल इनकी शादी होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू दूल्हा बनकर खड़ा होता है, सारे गेस्ट आए होते हैं, तभी मैरी दुल्हन के अवतार में वहां पे आ जाती है और फिर इनकी शादी होने वाली होती है कि मैरी बीच में ये सारी चीजें रोककर सबके सामने सारी सच्चाई बता देती है। वो बता देती है कि इसमें एंड्रयू की कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छा एम्प्लॉय है, उसने मेरे बस ऑर्डर को फॉलो किया, पर मेरा दिल गवाह नहीं हो रहा कि इतनी प्यारी फैमिली को धोखा दे दूं, इसलिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगती हूँ और अलविदा लेती हूँ। कहकर मैरी जल्दी से घर भाग जाती है और वहाँ वो एंड्रयू के लिए एक लेटर लिखती है और साथ ही उसकी ग्रैनी की शादी वाली ड्रेस और नेकलेस भी वहाँ रख देती है। फिर वो मिस्टर गिलबर्ट के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है। इधर एंड्रयू के डैड अपने बेटे पे चिल्लाते हैं, जबकि एंड्रयू को तो अभी मैरी को रोकने जाना था। मैरी ने जो शौक दिया था, अब इस बाप बेटे की बहस को देखकर ग्रैनी को हार्ट अटैक आ जाता है दोस्तों, इसीलिए उनको तुरंत ही प्राइवेट प्लेन से ऑक्सीजन वगैरह लेकर अलास्का ले जाया जाता है। तो बीच रास्ते में वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटाकर एंड्रयू और उसके डैड से कहती है कि आपस में घुल मिल कर रहो और अब मुझे इस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। तब उसके घर वाले समझ जाते हैं कि ग्रैनी तो नाटक कर रही थी दोस्तों। ग्रैनी कहती है और क्या करती, तुम लोग तो आपस की बहसबाजी में इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, इतने में हमारी बहू निकल जाएगी, रोको उसको। दरअसल ग्रैनी को एंड्रयू की आंखों में मैरी के लिए प्यार दिख गया था, इसलिए ये लोग जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं अलास्का के, मगर तब तक लेट हो जाती है, मैरी की एयरलाइन निकल चुकी थी। इसलिए अगले दिन एंड्रयू जाता है अपने न्यूयॉर्क वाले ऑफिस में, जहां मैरी अपना सारा सामान खाली कर रही होती है क्योंकि उसको वापस कनाडा डिपोर्ट किया जाना है। एंड्रयू उसको रुकने को कहता है, वो पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने उसको आई लव यू कहता है, पर वो नहीं मानती। वो कहती है कि देखो अब इन सब की जरूरत नहीं है, इन 2-3 दिनों में जो भी हुआ भूल जाओ उसको और अपनी फैमिली की पसंद की किसी लड़की से शादी कर लो। मुझे पता है सब मुझे खड़ूस समझते हैं, मेरे साथ तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं कटेगी। तब एंड्रयू सबके सामने डांटता है और फिर उसको किस कर लेता है। मैरी भी सॉफ्ट हो जाती है दोस्तों और तभी सारे ऑफिस वाले कहने लग जाते हैं कि अब समझ में आया असली बॉस कौन है। इस पे एंड्रयू और मैरी भी हंसने लग जाते हैं और मैरी भी मान गई होती है। ये दोनों फिर से जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस, वहाँ ये फिर से वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। गिलबर्ट कहता है कि तुम लोग फिर आ गए, इस बार क्या प्लानिंग की है बताओ। तब एंड्रयू और मैरी दोनों बताते हैं सच्चाई कि हाँ, पहली बार हम सिर्फ वीजा के लिए शादी कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, मगर इस बार हम सच में शादी कर रहे हैं क्योंकि हमने प्यार किया है। वो कई सारे सवाल करता है इन दोनों से एक दूसरे के बारे में और देखता है कि ये तो वाकई सही जवाब दे रहे हैं। एंड्रयू की फैमिली भी गिलबर्ट को बता देती है मैरी बहुत ही प्यारी लड़की है, वो इतने कम टाइम में हमारी फैमिली से कितना घुल मिल गई देखो, जिससे दोस्तों उसको रुकने की परमिशन मिल जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का हैप्पी एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बताइए आपको कैसी लगी, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।